speaker is IAS Om Prakash Chaudhary. I would request you to start. आप सबको नमस्कार। मैं आज अपने लाइफ के 13 इयर्स में जो कुछ सर्विस में देखा है उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। बस्तर और दंतेवाड़ा का मैं अपना एक्सपीरियंस, दंतेवाड़ा का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं कोई चश्मा लगाकर बस्तर को या दंतेवाड़ा को नहीं देखा है, मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वही मैं बयान करूंगा। एक्चुअली जब भी हम लोग बात करते हैं दंतेवाड़ा की या बस्तर की, तो बड़ा सा सवाल एक सिंपल सा आता है कि भाई बस्तर में कोई अलगाववाद जैसी भावना ट्राइबल सोसाइटी में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि हम J&K में या नॉर्थ ईस्ट के सेक्शंस में हमको जैसे मिलता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वहाँ पे बिहार जैसे जातिगत जो विभेद है, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन है, उस तरह की भी कोई बात वहाँ पे हमको दिखाई नहीं देती है। तो नक्सलिज्म का जो कि एक बड़ा कारण, लेफ्ट विंग का एक बड़ा कारण होता है। इसी तरह से हम वहाँ पे जब देखते हैं कि लैंड का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आंध्रा वगैरह की सोसाइटी में जो था, वो भी बस्तर की सोसाइटी में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक आधा कपड़ा पहने हुए ट्राइबल के पास भी हो सकता है कि 50 एकड़ 70 एकड़ जमीन हो, उसका कैसे यूटिलाइजेशन करता है वो दूसरी बात है। तो ऐसे इंसर्जेंसी के जो कारण हम सोच सकते हैं वो जनरली हमको दंतेवाड़ा की जमीन पे, बस्तर की जमीन पे नहीं मिलते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर वहाँ इंसर्जेंसी है क्यों। मैं यही निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि हिस्ट्री के किसी भी दौर में उस एरिया की मोबिलिटी बिल्कुल नहीं रही है। आउटर वर्ल्ड से कोई इंटरेक्शन नहीं रहा है। आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्शन के लायक हमने उस ट्राइबल सोसाइटी को बनने ही नहीं दिया है। और दुर्भाग्य की बात है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी कि हम कैसे बस्तर को टेकल करें, दंतेवाड़ा को कैसे टेकल करें, उस एरिया को कैसे विकसित करें, इसके लिए कोई पॉलिसी, कोई रणनीति क्लियर कट नहीं रही। कंफ्यूज माइंडसेट हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी बना रहा। इन सबके कारण हुआ ये कि उस सोसाइटी की कोई अपनी आवाज नहीं बन पाई है, कोई एजुकेशन नहीं बन पाया है, कोई एक्सपोजर नहीं हो पाया, उनका अपना कोई ओपिनियन नहीं बन पाया, उस सोसाइटी का इंपावरमेंट नहीं हो पाया, उनमें डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पाई। और उसी कारण से मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से उस सोसाइटी को देखने की कोशिश करता है। कोई भी व्यक्ति, कोई दिल्ली में बैठकर, कोई JNU में बैठकर, कोई रायपुर में बैठकर वो अपने तरीके से बस्तर को, दंतेवाड़ा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जो कि मैं मानता हूं सबसे बड़ी गलती है, उस एरिया के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मैं यही चीज बोलना चाहता हूं कि अगर हमको वहां पे किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो सबसे पहली जो जरूरत होती है वो एजुकेशन की ही हो सकती है। इसी पॉइंट पे मैं आज आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। उस एरिया का एक बड़ा प्रॉब्लम आप देखते हैं कि वहां पे लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू कोट कि 1998 तक, टिल 1998 बस्तर जो डिस्ट्रिक्ट था वो केरल स्टेट से बड़ा था। और दिल्ली के एरिया से अगर हम कंपेयर करें तो एक डिस्ट्रिक्ट दिल्ली से 30 टाइम्स बड़ा था, 30 गुना बड़ा था। ऐसे लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के कारण जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है और आम जनता तक, आम वनवासी आदमी तक जो प्रशासन को, डेमोक्रेसी को पहुंचना चाहिए वो संभव नहीं हो पाया। और जो प्रशासन का नेचर रहा, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस का नेचर रहा। हम 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास करते हैं, वो बस हम केवल हरियाणा और दिल्ली के सिचुएशन को देखकर पास करते हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचते कि उनके राइट्स क्या होंगे, वहाँ आंगनबाड़ी कैसे बनेगा, वहाँ स्कूल कैसे बनेगा, वहाँ रोड कैसे बनेगी। इस तरह के अनेक विसंगतियां हैं जिसके कारण ये समस्याएं पैदा हुई हैं। जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वहां पे आपको मिलेंगे। और ये सदियों से चले आ रहे हैं, लंबे ड्यूरेशन से चले आ रहे हैं। उसी बीच में 80s के आसपास दंडकारण्य रीजन में के सीतारमैया के इंटरवेंशन के बाद नक्सलिज्म वहां पे प्रवेश करता है। और LWE वायलेंस जो भी होता है, जो भी उस सोसाइटी में इंट्रेंस LWE का होता है, उस सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड और बदतर बनाता चला जाता है। यू कैन सी द सम पिक्स। ये लैंडमाइन ब्लास्ट जिस तरह से होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में जो व्हीकल्स रहते हैं उनको कैसे जलाया जाता है। डीरेलिंग के आप इमेजेस देख सकते हैं। ये वो विभत्स तस्वीर है जो 6 अप्रैल 2010 को
सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत की तस्वीर है, जो ताड़मेटला में एक इंसिडेंट में जो शहादत हुई थी, और स्वतंत्र भारत का एक साथ इंसिडेंट का सबसे बड़ा मामला है जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के ताड़मेटला विलेज में हुआ था। और मोर देन 800 जो वहां पे सिविलियन हैं और एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो फोर्सेस हैं, सब मिलाकर इतना वायलेंस हुआ है पिछले एक दशक में कि 800 से ज्यादा लोग एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट में मृत्यु जिनकी हुई है। स्कूलों को ब्लास्ट करना, स्पेशली इन सल्वाजुडूम पीरियड 2004 से 2008 के बीच में ज्यादा हुए, स्कूलों को ब्लास्ट करना, इस तरह के सिनारियो हुए हैं। ये जितना कुछ हुआ, इन सब के कारण जो सबसे बड़ा सफरर रहा है वो एजुकेशन ही रहा है। 86 स्कूल और आश्रम बिल्डिंग को वहां पे ब्लास्ट किया गया इन अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट, और 20 to 30% स्कूल्स प्रैक्टिकली डिफंक्ट हैं। वहां पे स्कूल चल रहे हैं, नाम पे पेपर पे चल रहे हैं, बट वहां तक ना रोड बनने दिया गया, ना वहां तक ब्रिज बनने दिया गया, ना वहां तक बसें जाती हैं, ना वहां इलेक्ट्रिसिटी जाता है, ना टीचर के लिए कोई क्वार्टर है। इसलिए वहां पे प्रैक्टिकली स्कूलों में ताले लगे हैं। इन सब का परिणाम हुआ जब मैं वहां पे ज्वाइन किया इन 2011, तो मैंने एजुकेशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज देखा वो था कि 50.3%, लगभग आधी जनरेशन आउट ऑफ स्कूल रह रही थी। ये प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इसको हमने टेकल करने का प्रयास किया, और जितने भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनके लिए हमने 500 सीटर रेसिडेंशियल स्कूल पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्लान किया कि हम 500 सीटर रेसिडेंशियल स्कूल 53 हमने प्लान किया, और 2 साल के ड्यूरेशन में हमने 44 500 सीटर रेसिडेंशियल स्कूल वहां पे क्रिएट किए, कंस्ट्रक्ट किए। और ऐसे एरिया को हमने पिक किया जहां पे हमारा कंट्रोल खत्म होता था और भाई लोगों का कंट्रोल, दादा लोगों का कंट्रोल स्टार्ट होता था। ऐसे फ्रिंज एरिया जो बफर जोन थे, उनमें हमने 500 सीटर रेसिडेंशियल स्कूल की पूरी सीरीज डिस्ट्रिक्ट में तैयार करी, और इनमें जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो लगभग आधी जनरेशन थी, वहां उनको हमने जोड़ने का काम किया। जब स्कूल बन गए तो जो लोकल पेरेंट्स थे उनको ट्रस्ट को डेवलप करना, उनको गांव उस स्कूल तक लाना सबसे बड़ा चैलेंज था। इसके लिए हमने लोकल ट्राइबल यूथ को हमने अनुदेशक के रूप में अपॉइंट किया, उन्होंने ही नॉमिनेशन का, बच्चों को इनरोल करने का काम संपन्न किया। जब स्कूल बन गए, बच्चे आ गए, तो वहां पे ट्राइबल बच्चों को इंटरेस्टिंग एजुकेशन देके एजुकेशन में कंटिन्यू कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहता है जो उनके लोकल बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है। जैसे हम जो अल्फाबेट्स हैं वो अपने तरीके से हम करते हैं। यहाँ का अनार, मैं बार बार बोलता हूँ कि अनार तो उसके बाप दादा ने ही नहीं समझा है, तो कैसे कोरिलेट कर सकता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को। दैट्स व्हाई वी डिड प्राइमर्स हैं, जो स्टडी मटेरियल्स हैं, वो हमने लोकल डायलेक्ट में डेवलप किए। जो लोकल डायलेक्ट थी गोंडी हल्बी, उनमें डेवलप किया। आ का अर मतलब रास्ता, आ का आक मतलब पत्ता, ई का इत्ता, इत्ता मतलब इमली, ई का इरू, इरू मतलब महुआ, लाइक दैट उनकी टर्मिनोलॉजी हमने डेवलप करी, और पूरा एजुकेशन सिस्टम को वहां पे इंटरेस्टिंग बनाने का काम किया, ताकि बच्चे इन्वॉल्व फील कर सकें, बच्चे इंगेज फील कर सकें। इसी तरह से बचपन बनाओ प्रोजेक्ट हमने चलाया विज्ञान आश्रम पुणे से कोलैबोरेट करते हुए, जो लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। साइंस म्यूजियम हमने क्रिएट किया, और साइंस कैंप्स की सीरीज चलाई आईसर पुणे के साथ कोलैबोरेट करके। साइंस एक्सपोजर टूर, जो सक्सेसफुल बच्चे होते थे उनका इंश्योर किया। एक बड़ा रीजन ड्रॉप आउट होने का बच्चों का समर वेकेशन होता है दंतेवाड़ा टाइप के जगह में। वहां पे बच्चे एक बार जाते हैं गांव, उसके बाद वापस नहीं आते हैं, वो गांव में ही रह जाते हैं। तो हमने केवल समर वेकेशन को 1 हफ्ते का कर दिया, और बच्चों को बोला कि तुम गांव जाओ और अपने साथ एक और नया बच्चा लेके आओगे। और वहां पे बाकी जो समर वेकेशन होता था उस पे हमने टैलेंट शो, समर कैंप्स, विंटर कैंप्स ऑर्गेनाइज किया, ताकि बच्चों के लिए एजुकेशन इंटरेस्टिंग बन सके, बच्चे अपने आप को इंगेज फील कर सकें, और उनका मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ उनकी पर्सनैलिटी का भी हो सके। सारे जितने भी 500 सीटर हमारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, इनको पोटा केबिन के नाम से जाना जाता है, उन सब में हमने ऑडियो विजुअल रूम क्रिएट किए थ्रू टाटा स्काई एंड सीडी प्लेयर, ताकि बच्चों को 1 घंटे का एक्सपोजर इंश्योर किया जा सके। क्योंकि ऐसे एरिया में एक्सपोजर फॉर्मल एजुकेशन से भी ज्यादा जरूरी होता है, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए। तो इसीलिए हमने एक्सपोजर 1 घंटे का इंश्योर किया थ्रू स्क्रीन। इसी एक्सपोजर के क्रम में हमने तमन्ना एक्सप्रेस चलाया, जिसमें हम प्रतिदिन 150 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एक्सपोजर टूर कराते थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलवाना, एसपी से मिलवाना, डीएफओ से मिलवाना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिखाना, आईटीआई दिखाना, कॉलेज दिखाना, ताकि बच्चे अपने आप को कोरिलेटेड फील कर सकें, आने वाली जनरेशन सिस्टम से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सके। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सबसे बड़ा फायदा सिस्टम से दूरी का ही उठाता है।
इसी तरह से एक्सपोजर टूर हमने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के भी इंश्योर किए, और इस पूरे प्रोसेस में लोकल लोगों को, लोकल कम्युनिटी को एसएमसीज के थ्रू स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ हमने जोड़ कर रखा। इन सब का जो मेजरेबल आउटकम था वो मैं बताना चाहूंगा कि आज की डेट में 44 500 सीटर रेसिडेंशियल स्कूल चलते हैं इस मुहिम के अंतर्गत, और उसमें 17,000 बच्चे आज की डेट पे पढ़ाई करते हैं। जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों का जो इंप्रूवमेंट हुआ वो मैं बताना चाहूंगा कि जनवरी 2011 में जो 50.3% बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, जनवरी 2013 में घटकर 13% पे आ गया। इस तरह से हमने आउट ऑफ स्कूल बच्चों के प्रॉब्लम को वहां पे टेकल करने की कोशिश की। समय अभाव है, मैं 5-7 और प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। इसमें से एक प्रोजेक्ट है नन्हे परिंदे। नन्हे परिंदे प्रोजेक्ट में हमने सिंपल सा किया, आप सब ने सुना होगा, सैनिक स्कूल का नाम सुना होगा, आपने नवोदय विद्यालय का नाम सुना होगा। इनमें बहुत सब्सिडाइज्ड और हाई क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर की जाती है, बट आपने देखा होगा कि जो रूरल एलिट होता है, हेडमास्टर का बेटा, सरपंच का बेटा, किसी कॉन्ट्रैक्टर का बेटा, वही इस पे मोस्टली पहुंच पाते हैं। इसलिए हमने जो मोस्ट डिप्राइव्ड बच्चे थे, जिसके पास ठीक से पहनने के लिए कपड़े ना हो, ऐसे बच्चों को हमने पिक किया, और 100 बच्चों को, 4th क्लास के बच्चों को पिक करके उनको 5th क्लास की रेगुलर स्कूलिंग के साथ नवोदय और सैनिक स्कूलों के लिए तैयार करना चालू किया। और एक ही साल में, फर्स्ट साल से ही इतने जबरदस्त रिजल्ट आए कि जो मोस्ट डिप्राइव्ड बच्चे थे वही नवोदय की 90% सीट्स को कैप्चर करने लग गए। दिस प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुली रनिंग। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं चर्चा करना चाहूंगा, आरटीई में, राइट टू एजुकेशन एक्ट में 25% का प्रोविजन किया गया है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को 25 जो टोटल सीट है उसमें 25% सीट डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चों को देना है। बट हम कोई रेसिडेंशियल फैसिलिटी के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने जो भी क्वालिटेटिव स्कूल थे उनके नियर बाई लोकेशंस पे रेसिडेंशियल हॉस्टल्स एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से स्टार्ट कर दिए। रहेगा बच्चा हमारे पास और पढ़ने जाएगा उस प्राइवेट स्कूल में। इस मॉडल के तहत काफी सक्सेसफुली हमने डिप्राइव्ड सेक्शन के जो गांव के बच्चे थे, अंतिम छोर का जो व्यक्ति था, बच्चा था, उसको हमने अच्छे क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचाने का काम किया। इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी हम बच्चों को वहां अवेलेबल कराते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसपे मैं बात करना चाहूंगा वो छू लो आसमान है, फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ इंटरमीडिएट साइंस एजुकेशन। 11th-12th में साइंस एजुकेशन पूरे कंट्री के सामने एक चैलेंज बना हुआ है, और जब आप दंतेवाड़ा जैसी जगह पे जाएंगे तो ये चैलेंज और भी बड़े रूप में आपको दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे लोकल ट्राइबल यूथ साइंस एजुकेटेड नहीं है, और वहां पे जितने भी पोस्ट है वो फिलअप ही नहीं हो पाते, क्योंकि लोकल कम्युनिटी, लोकल ह्यूमन ग्रुप जो है वो साइंस एजुकेटेड है ही नहीं, जिसके कारण वहां पे बच्चे वहां पे साइंस बेस्ड जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे नर्स की पोस्ट हो, एनएम की पोस्ट हो, डॉक्टर की पोस्ट हो, डिप्लोमा इंजीनियर हो, सारे पोस्ट खाली पड़े रहते हैं। और वो सोसाइटी पूरी तरह से एक विशेष सर्कल में फंसा हुआ है कि वहां साइंस के टीचर नहीं, इसलिए साइंस के बच्चे नहीं आ रहे हैं, साइंस के बच्चे नहीं, इसलिए साइंस के टीचर पैदा नहीं हो रहे हैं, और वो सोसाइटी एक विशेष सर्कल में फंसा हुआ है। एक चिकन की स्टोरी, मुर्गी और अंडे की कहानी वहां पे चल रही है। इस चीज को हमने ब्रेक करने की कोशिश की थ्रू दिस प्रोजेक्ट छू लो आसमान। इसमें हमने किया कि देखा कि एक गांव में साइंस का 4 बच्चा रहता है, दूसरे गांव में साइंस का 5 बच्चा रहता है, उनको एजुकेट करने के लिए, साइंस एजुकेट करने के लिए मैं एज कलेक्टर एक मैथ्स का, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का लेक्चरर नहीं भेज सकता था। इसलिए हमने सारे बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मर्ज किया और 2 कैंपस बनाए, एक बॉयज कैंपस, एक गर्ल्स कैंपस, और सारे जितने टीचर्स थे उनको भी सेंट्रलाइज कर दिया। और इसी से छू लो आसमान प्रोजेक्ट का जन्म हुआ। और जब बच्चे हमारे पास पूरे टाइम रहते थे, पूरे टाइम बच्चे जब हमारे पास रहते थे तो फर्स्ट हाफ में हम रेगुलर स्कूलिंग कंप्लीट कर लेते थे, तो जो सेकेंड हाफ का टाइम होता था उसमें हमने विजन कोटा से एग्रीमेंट करके इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए बच्चों को तैयार करना स्टार्ट किया। मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि छू लो आसमान को बहुत बार मीडिया जब कवर करती है, कोई राइटर लिखता है, तो दे थिंक इट्स अ प्रोजेक्ट फॉर इंजीनियरिंग मेडिकल सिलेक्शन। मैं इस प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट किया था, मैंने यही सोच के स्टार्ट किया था कि कोई बच्चा जो ताड़मेटला का बच्चा है, चिंतलनार का बच्चा है, चिंता गुफा का बच्चा है, ताड़मेटला वो विलेज है जहां पे 76 सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई थी, उस गांव का अगर बच्चा 10th क्लास में 35% भी लेकर पास होता है, और उसको अगर मैं छू लो आसमान प्रोजेक्ट में टैप कर लेता हूं और उसको 12th में मैं फर्स्ट डिवीजन पास करा देता हूं, और वही बच्चा अगर वहां गांव में पटवारी बन जाए या क्लर्क बन जाए या एक साइंस टीचर बन जाए, तो वो मेरे लिए किसी IITian या एम्स में सिलेक्शन से बड़ी चुनौती है, बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट। तो माई इंटायर फोकस was
टू डेवलप द लोकल कम्युनिटी को, लोकल ह्यूमन पूल को हम कैसे खड़ा करें दंतेवाड़ा में, ये हमारे लिए चैलेंज था। ये इस हिसाब से हमने छूलो आसमान को डील किया, जबकि इसमें IIT NIT मेडिकल सब में सिलेक्शंस भी होता है बच्चों का। प्राइम मिनिस्टर साहब 2 साल पहले वहां विजिट करने आए हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को, और गवर्नर साहब और CM साहब जयराम रमेश जी। इसमें हमने 71% गर्ल्स को रिक्रूट किया, 71% गर्ल्स को रिक्रूट किया, क्योंकि इस एज ग्रुप में पूरे कंट्री में गर्ल्स की ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा होती है। इस एज ग्रुप में जब 8th के बाद 10th के बाद बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा जो और बड़ा रीजन था कि नक्सल्स जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो इस एज ग्रुप की लड़कियों को रिक्रूट करने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो इसलिए हमने 71% गर्ल्स को रिक्रूट किया छूलो आसमान प्रोजेक्ट में। ये पहले साल का रिजल्ट है। उस सोसाइटी में दंतेवाड़ा में पहले 18 से 20% पास परसेंटेज हुआ करता था। छूलो आसमान में पहले साल ही 96% बच्चे पास हुए। जो फर्स्ट डिवीजन बच्चों का परसेंटेज था वो हार्डली 5-7% पहले होता था, पहले साल ही 26% हुआ, अब 65-70% हो गया, जिसमें बच्चे छूलो आसमान में फर्स्ट डिवीजन में पास होते हैं। 3 girls secured rank in merit list, और 84 सिलेक्शन अलग अलग एग्जाम में हुए, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, स्टाफ नर्सिंग हो, ANM हो, MPW हो, इन ऑल दिस कोर्स। दोस्तों, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी काम करते हैं तो मोस्टली हमारा फोकस स्कीम इंप्लीमेंटेशन होता है, और स्कीम में हम सोचते हैं कि ये हमारा इतना परसेंटेज अचीवमेंट हो गया, 110% अचीव कर लिए, हम नरेगा में इतना कर लिए, PMAY में इतना कर लिए, हमारा फोकस रहता है। बट एज अ ट्रू एडमिनिस्ट्रेटर आई ऑलवेज फेल्ड इन 13 years ऑफ माई सर्विस कि मैंने हमेशा कोशिश की कि प्रॉब्लम को पिक करो, प्रॉब्लम को, लोकल प्रॉब्लम को पिक करने की मैंने कोशिश की, उसका लोकल सॉल्यूशन खोजने की कोशिश की, और उसके हिसाब से स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया। जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड से काम करते हैं, जब हम एक विजन बेस्ड अप्रोच से काम करते हैं, तो स्कीम्स का अपने आप कन्वर्जेंस हो जाता है। ये हमने प्रयास किया, और इसी तरह का कन्वर्जेंस का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कन्वर्जेंस का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है एजुकेशन सिटी, जिसमें 140 करोड़ रुपए का एक सिंगल प्रोजेक्ट हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के फंड से क्रिएट किया। 140 करोड़ रुपीस हमने इन्वेस्ट किया एक सिंगल प्रोजेक्ट में, और इस प्रोजेक्ट में कन्वर्जेंस आपको पूरा मिलेगा, लेकिन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट से 1 रुपए भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे। जो हमारे पास अवेलेबल बजट थे, अवेलेबल स्कीम्स थे, उसी का कन्वर्जेंस करते हुए 140 करोड़ का कन्वर्जेंस करके ये प्रोजेक्ट हमने खड़ा किया एजुकेशन सिटी। इस प्रोजेक्ट के पीछे हमारी सोच थी कि सोसाइटी में एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्रिएट किया जाए। हर ट्राइबल बच्चा, हर ट्राइबल पेरेंट ये सोच सके कि हम कैसे अपने आप को प्राइड फीलिंग जैसा एजुकेशन गेन कर रहे हैं। एजुकेशन सिटी से अपने आप को इन्वॉल्व फील करे, बच्चा सोचे कि मैं एजुकेशन सिटी में पढ़ता हूं, पेरेंट सोचे कि मेरा बच्चा एजुकेशन सिटी में पढ़ता है, और एक प्राइड फील करे। इस हिसाब से हमने एजुकेशन सिटी क्रिएट किया। ये अराउंड 150 एकड़ एरिया में है, 140 करोड़ के आसपास का इसमें इन्वेस्टमेंट है, और इसमें आज की डेट में 21 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं। 21 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं, जिसमें नर्सरी से लेकर 12th तक का बॉयज स्कूल अलग, गर्ल्स स्कूल अलग, CBSE स्कूल अलग, ITI, पॉलिटेक्निक, एवरीथिंग इज देयर, जिसमें एक साथ 5000 बच्चे रहते हैं और पढ़ाई करते हैं इस पूरे कैंपस में। आपको हर तरह की वहां सुविधा मिल जाएगी। प्राइम मिनिस्टर सर विजिटेड 2 years बैक। ये आस्था प्रोजेक्ट है उसी एजुकेशन सिटी में। ये CBSE पैटर्न का स्कूल है जो वायलेंस अफेक्टेड बच्चों के लिए हम रन करते हैं, जो जिसके पेरेंट्स माँ पिता दोनों, या माँ या पिता जो जिसकी डेथ हुई हो, ऐसे वायलेंस अफेक्टेड बच्चों के लिए प्रोजेक्ट हम रन करते हैं। CBSE पैटर्न का स्कूल है, अभी इसमें करीब 1200 बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे आप एक बिल्डिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, एजुकेशन सिटी के पूरे कैंपस में आप लगा लीजिए कि ऐसे कम से कम 40 बिल्डिंग है। दिस इज साइड व्यू ऑफ आस्था, दिस इज इनर व्यू ऑफ आस्था, क्लासरूम्स, लिंकिंग रोड्स विद सोलर लाइटिंग। ये छूलो आसमान प्रोजेक्ट का कैंपस है। KGBV, वन ऑफ द बेस्ट KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इन कंट्री। ITI, बॉयज रेसिडेंशियल स्कूल, पॉलिटेक्निक, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। दिस इज ऑडिटोरियम, 1000-seated ऑडिटोरियम, मच बेटर देन योर JNU ऑडिटोरियम। दिस इज एरियल व्यू, करीब 3 साल पहले का पिक है, एरियल व्यू एजुकेशन सिटी का।
ऐसे ये 3 डायरेक्शन में है, ये एक डायरेक्शन दिख रहा है इसमें, ये दूसरा डायरेक्शन है, ये तीसरा डायरेक्शन है। ये आउटडोर स्टेडियम विथ फ्लड लाइट इन दंतेवाड़ा, दिस इज ट्रांजिट हॉस्टल इन दंतेवाड़ा, दिस इज क्लब फॉर दंतेवाड़ा। जो टीचर आते हैं, डॉक्टर आते हैं, वो तभी आएंगे जब उनको आप थोड़ा लाइफ स्टाइल दोगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल, स्पोर्ट फैसिलिटीज, ये सारे प्रोजेक्ट हमने वहां पे करने की कोशिश की ताकि हम पूरा एक रिवॉल्यूशन करके पूरा स्टेज को एक बड़ा जंप दे सके डिस्ट्रिक्ट को। और इसका रिजल्ट रहा, इस प्रोजेक्ट को केपीएमजी ने वर्ल्ड के 100 इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में शामिल किया। एजुकेशन सिटी इंडिया से केवल 5 प्रोजेक्ट उस लिस्ट में है। वन इज एजुकेशन सिटी दंतेवाड़ा। ये सब एजुकेशन प्रोजेक्ट जब हम कर रहे थे तो हमने रियलाइज किया कि जो बच्चा फॉर्मल एजुकेशन की बस को मिस कर चुका है, ऐसे बच्चे को हम किसी प्रोजेक्ट से अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे, न तमन्ना से, न नन्हे परिंदे से, न कोटा केबिन से, न एजुकेशन सिटी से। उनके लिए हमने सोचा कि एक अनएम्प्लॉयड यूथ का कॉलेज बनाएंगे जिसमें कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। 5th पास 5th फेल, 8th पास 8th फेल, 10th पास 10th फेल, कोई भी बच्चा है हम उसको वहां अकोमोडेट करते हैं और ऐसे बच्चों का एक कॉलेज चलाते हैं जिसको लाइवलीहुड कॉलेज हमने नाम दिया। इसको बीबीसी ने गुजर बसर कॉलेज का नाम दिया था। इसमें भी हमने अलग अलग जो गवर्नमेंट स्कीम्स के फंड हो सकते थे उनका कन्वर्जेंस इंश्योर किया। ये पहले साल का रिजल्ट है। एज ऑन टुडे लाइवलीहुड कॉलेज में एक साथ 1000 बच्चे स्किल ट्रेनिंग लेते हैं और साल में 3 बैच होते हैं और 3000 बच्चे इस प्रोजेक्ट से निकलते हैं। इस प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ के सारे पूरे 27 डिस्ट्रिक्ट है, 27 डिस्ट्रिक्ट्स में रेप्लिकेट किया गया और स्टेट पे भी स्टेट प्रोजेक्ट लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी एसपीएलसी सोसाइटी चलता है जिसको एक आईएएस ऑफिसर हैंडल करता है फुल फ्लेज, और सारे डिस्ट्रिक्ट में डीपीएलसी सोसाइटीज चलती हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी, जिसका चेयरमैन कलेक्टर होता है हर डिस्ट्रिक्ट में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजिट किया, उनकी स्किल इंडिया मिशन के लिए एक बहुत बड़ा एक फैक्टर लाइवलीहुड कॉलेज मिशन भी साबित हुआ है। यहाँ पे हर तरह की ट्रेनिंग, आपको 22 ट्रेड की ट्रेनिंग वहाँ पे होती है, हॉस्पिटैलिटी, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग, एडवांस वेल्डिंग, कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज, टैली एंड ऑल। दूसरी तरफ लोकल स्किल पे बेस्ड ऑटोमोबाइल, स्कूल यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रीशियन, सोलर मैकेनिक, ये सारे हर तरह की ट्रेनिंग वहाँ पे होती है। कि हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जब भी बात करते हैं तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है इसको फोर्स कभी नहीं लड़ सकती, फोर्स से हम कभी टेकल नहीं कर सकते इस चीज को, क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर का प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए एक सिस्टम के रूप में मैं मानता हूं कि हमें खुद को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस एरिया को हिस्टोरिकली इग्नोर किया, पूरे ऐतिहासिक रूप से इग्नोर किया और दुर्भाग्य से पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी उस एरिया को इग्नोर ही किया गया। इसी कारण से वहां पे हम लोगों को ना तो एजुकेशन दे पाए, ना कोई अच्छा अल्टरनेट दे पाए और उसके कारण कोई आइडियोलॉजी जाकर वहां अपने तरीके से समाज को हाँकने की कोशिश कर रही है। दंडकारण्य में नक्सलिज्म का हिस्ट्री, आप कोई भी लिटरेचर पढ़ेंगे नक्सलिज्म का तो आपको मिलेगा कि के सीतारामैया जी ने जब डिनर के मेज पे अपनी बेटी, अपनी डॉटर और सन इन लॉ से डिस्कस कर रहे थे, जो एम्स दिल्ली के डॉक्टर थे, वो जब बता रहे थे कि मेरी स्ट्रेटजी अगली क्या होगी तो उनको एक सेफ जोन चाहिए था। उसी सेफ जोन का सजेशन उनके सन इन लॉ ने कहा कि दंडकारण्य रीजन बहुत अच्छा हो सकता है। हम लोग एक बार गए थे वहां पे और वो एक ऐसा एरिया है जो बिल्कुल हमने जिसको जू की तरह ट्रीट किया। वो अबूझमाड़ एरिया है जहां पे 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें आज तक सर्वे नहीं हुआ है, स्टिल अनसर्वेड पार्ट ऑफ इंडिया। 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, मोर देन दिल्ली से एरिया। तो ऐसे सिचुएशन क्रिएट हमने खुद किया है वहां पे, हमने ऐसा सिचुएशन सिस्टम ने वहां पे क्रिएट किया जहां पे एक आइडियोलॉजी जाकर उस सोसाइटी को हाँकने की कोशिश करती है। मैं एक ही चीज बोलता हूं कि हमें वहां पे कोई भी चीज करना है उसका एक ही थ्योरी होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स फर्स्ट। ह्यूमन रिसोर्स को जब तक हम आगे नहीं लाएंगे उस समाज को नहीं बदल सकते। उस समाज को अगर हमको बदलना है तो ह्यूमन रिसोर्स को हमको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी देना होगा, तभी हम डेवलपमेंट की कोई भी एक्टिविटी वहां पे करते हैं उससे जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी उसको स्थानीय वनवासी भाई तभी टैप कर पाएगा। इस चीज को हमको समझने की जरूरत है। दूसरा, फोर्स को मैंने कहा कि फोर्स पूरी तरह से नक्सलिज्म की लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसका मतलब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि फोर्स की जरूरत नहीं है। फोर्स इज अ मस्ट एज ऑन टुडे टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पब्लिक पोस्ट। अगर कलेक्टर ही किडनैप हो जाएगा तो फिर कैसे वहां पे काम हो सकता है, इसलिए फोर्स का इंपॉर्टेंस है। और फोर्स के लिए जरूरी है कि हम
फोर्स के माध्यम से वहां पे एक ऐसा सिचुएशन चेंज करें जहां पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को हम रिवॉल्यूशनरी तरीके से कैसे चेंज करें। ये पूरी लड़ाई जनरेशन को बदलने की लड़ाई है। इट्स अ वॉर ऑफ जनरेशन। एक पूरी जनरेशन को अगर हम टैप कर लेते हैं और अच्छे दिशा में ले आते हैं तो इस लड़ाई को अच्छे तरीके से जीत सकते हैं, अन्यथा इस लड़ाई में हम हार जाएंगे। इस चीज को हमको बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। दूसरा, इंडिया में जब से हम आजाद हुए हैं सारे 5 ईयर प्लानिंग में ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात होती रही है। इस एरिया को कभी भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट से हम हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रिकल डाउन थ्योरी तभी इकोनॉमिक्स में इफेक्टिव हो सकती है जब हम ह्यूमन रिसोर्स को उससे क्रिएट होने वाली अपॉर्चुनिटीज को टैप होने लायक बनाएं। लेकिन हम बस्तर के, दंतेवाड़ा के आदिवासी भाइयों को इस लायक बनाए ही नहीं है। इसलिए हमको ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात ना करके वहां पे स्पॉन्सर डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, और जिसका फर्स्ट बिंदु होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को हम जब आगे ले जाएंगे तभी इस तरह से हम सक्सेस हो सकते हैं। दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे बहुत सारे फोरम में बोला जाता है कि एजुकेशन को आप नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किए। मैं हमेशा ये बोलना चाहूंगा कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन। हर बच्चे का, हर युवा का, हर व्यक्ति का एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। और इस सिस्टम का HPM, HCM और HDM, दिस इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल। हर यूथ को, हर बच्चे को, हर आदिवासी को शिक्षा देना हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। और मेरा कहना है कि हम उसको जब एक बार एजुकेट करेंगे, उनको इंपावर करेंगे, उनके लिए अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, तब वो व्यक्ति अपना इंपावर्ड होकर सोसाइटी खुद डिसीजन ले सकता है। मैंने पहले भी कहा कि बस्तर को हर व्यक्ति अपने तरीके से हाँकने की कोशिश करता है। दिल्ली में कोई बैठकर, रायपुर में कोई बैठकर अपने अपने चश्मे से बस्तर को देखने की कोशिश करता है। माय पॉइंट इज कि उनको एजुकेट करें, उनको इंपावर करें। एक आवाज विहीन समाज में हमको आवाज पैदा करना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। और जिस दिन आवाज पैदा होगी, पहला सवाल सिस्टम फेस करेगा। HDM मैं फेस करूंगा, HCM चीफ मिनिस्टर विल फेस, HPM प्राइम मिनिस्टर विल फेस। जब एक बार वहां पे अवेयरनेस आएगी, लोगों का इंपावरमेंट होगा, तो सवालों का सामना सिस्टम को सबसे पहले करना होगा कि बिजली क्यों नहीं आई, सड़क क्यों नहीं बना, हमारे ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं है, हमारे डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारियों से हजारों लोग क्यों मर जाते हैं। ये सारे सवालों का हमको सामना करना होगा। एंड वी शुड बी पॉजिटिवली रेडी एंड एग्री टू फेस दीज क्वेश्चंस। दूसरी तरफ अगर कोई भी आइडियोलॉजी वहां जाकर अपने हिसाब से काम करना चाहेगी, उसको भी इन सवालों का सामना करना पड़ेगा। हम एक स्वस्थ, समुचित दंतेवाड़ा या समुचित बस्तर का निर्माण तभी कर सकते हैं जब वहां पे हम आवाज पैदा करें और लोगों को इस काबिल बनाएं कि लोगों से वो सवाल पूछ सकें। वहां पे इतने सारे इशू हैं कि हम वहां पे कल्चर प्रोटेक्शन के नाम पे मलेरिया, डायरिया से हजारों लोगों को मार देते हैं। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का इशू है। ऐसे बहुत सारे हजारों इशू हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की मैंने बात की, जो पूरी तरह से दिल्ली के चश्मे से हमने बना दिया। बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वहां आंगनबाड़ी कैसे बनेगा। ट्राइबल जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते आए हजारों साल से, एक जमीन को रखता है, उसको हम गवर्नमेंट लैंड डिफाइन कर देते हैं। इस तरह के सवालों से हमको जूझना पड़ेगा और इसके लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं यही बोलूंगा कि दंतेवाड़ा की सोसाइटी को आवाज देकर ही हम बेहतर बना सकते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने जो बेस्ट हो सकता था वो अफर्ट किया। अभी उसी एजुकेशन सिटी के अंदर मेरे अभी प्रेजेंट कलेक्टर ने, जो मेरा उस समय SDM हुआ करता था, मिस्टर सौरभ ने 1000 सीटर BPO स्टार्ट किया है। तो वी आर डूइंग अ रिवॉल्यूशन इन दंतेवाड़ा। और मैं अपने आप को प्राइड फील करता हूं कि 2 साल में हम लोगों ने दंतेवाड़ा के लिए इतना किया जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 2 साल में नहीं हुआ है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है। और मैं आपको कितना भी फोटो वीडियो दिखा दूं, आप लोग जब आएंगे तो कम से कम 10 टाइम्स आपको ज्यादा फील होगा, 10 टाइम्स कम से कम ज्यादा फील होगा। जनरली उल्टा होता है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बट इसलिए मैं आप सबको इनवाइट करना चाहूंगा कि आप लोग जरूर दंतेवाड़ा आकर देखें और एक्चुअल स्टोरी आप समझें। जो कुछ लोग अपने चश्मे से परोसने की कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करें। मैं यही कहूंगा। आज आप लोग थिंक इंडिया में मुझे इन्वाइट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थिंक इंडिया एक बहुत अच्छी मुहिम है, देश को बनाने की मुहिम है। ऐसी मुहिम जिसमें जब हम इंडिया एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जब 65% आबादी हमारी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की है, 50% हमारी आबादी 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की है, और हमारे देश की औसत आयु जब 28 वर्ष है, 2020 तक हमारे देश की एवरेज एज 29 ईयर्स होगी, चाइना की 42 होगी, अमेरिका की 40 होगी, अब जब जापान की 47 होगी, यूरोप की 46 होगी। ऐसे मोड़ पे भारत खड़ा है और ऐसे सिनारियों में आप सब युवा इस देश की तस्वीर और तकदीर को बदल सकते हैं।
मैं आज इस कार्यक्रम में योगेश्वर जी हमारे देश के जो प्राइड हैं उनको मैं सलाम करता हूं, अनिरुद्ध जी हैं, राहुल जी हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं। सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से योगदान दे रहे हैं और देश निर्माण के लिए आप सब लोग काम कर रहे हैं। और सबसे मैं ज्यादा अपील और इस आह्वान कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा हमारे इन सारे युवा साथियों को जो बहुत निकट भविष्य में भारत को एक ग्लोबल पावर बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।